तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व हैं उनकी विधियां पढ़ी थी। जैसे पाद भस्म विश्लेषण पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था बालू संवर्धन प्रयोग। बालू संवर्धन प्रयोग समझ में आ गया होगा आपको कि बालू संवर्धन प्रयोग क्या है। जो बालू या रेत है उससे सबसे पहले HCl से धोते हैं। HCl से धोकर क्या है निर्जर्मित करते हैं, और निर्जर्मित करने के बाद में उसमें कोई खनिज नहीं बचता है। उसे उसके बाद में जल से धोते हैं और जल से धोकर क्या सुखा लेते हैं, और जल से सुखाने के बाद में उससे हम आवश्यकता अनुसार पादपों को लगाते हैं। कौन कौन से पादप लगाते हैं? अपूर्ण पौधे व नियंत्रण पौधे। यहाँ तक कल मैंने आपको बता दिया था। तो बालू के स्थान पर यह भी बताया था मैंने कि जो बालू है उसके स्थान पर अन्य कई माध्यम इस समय काम में लिए जा रहे हैं। जैसे क्वार्टज है, प्लास्टिक चिप्स है, कृत्रिम मृदा है। ये तो वर्मीकुलाइट जो है वो एक सबसे अधिक मान्य माध्यम है। उस माध्यम की विशेषताएं मैंने बताई थी आपको कि ये क्या है। इस क्रियाविधि को या इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वर्मीकुलोपोनिक्स कहा जाता है। उसके बाद में तीसरी विधि जो आती है वो आती है जल संवर्धन विधि। कौन सी विधि आती है? जल संवर्धन विधि। तो जल संवर्धन विधि क्या है भाई? जल संवर्धन विधि में हम देखते हैं कि पादप जो है उसकी जड़ों में सीधा घोल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? घोल, पोषक घोल होता है वो दिया जाता है। अब अपने को पता है कि पोषक घोल जो है उसमें ऑक्सीजन की क्या है? कमी होती है। इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए उसमें एक नली लगाई जाती है जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है। ये जो है वो पोषक तत्वों की विधियां हैं। समझ में आ गई? तो जल संवर्धन विधि क्या है? जल अध्याय तो कौन सा है? 8 है ना। अध्याय 8 पादपों में खनिज पोषण। ठीक है। तो जल संवर्धन, जल संवर्धन विधि। क्या है जल संवर्धन? पादप की जड़ों में, पादप की जड़ों में सीधे ही पोषक घोल दिया जाता है। इस घोल में O2 की पूर्ति हेतु एक नली लगा दी जाती है। एक नली लगा दी जाती है। ये जो प्रक्रिया है कौन सी? जल संवर्धन प्रक्रिया। इसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। यह प्रक्रिया हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। तो ये तो हो गई 3 विधियाँ। तीसरी विधि थी जल संवर्धन विधि। अब आज हम आगे क्या पढ़ेंगे? पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व। किसके बारे में पढ़ेंगे? पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व है।
पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि तत्वों के बारे में आप जानते हो, पृथ्वी के ऊपर लगभग 105 तत्व हैं, जिनमें से 60 तत्वों की पादपों के लिए उपस्थिति दर्शाई गई है। समझ में आया? तो पृथ्वी के ऊपर लगभग कितने 105 तत्व हैं, जिनमें से 60 तत्वों की पादपों के लिए उपस्थिति दर्शाई गई है। तो पृथ्वी के ऊपर लगभग कितने हैं 105 तत्व हैं, लगभग 105 है मेरे, 105 तत्व हैं, ठीक है। जिनमें से 60 पोषक तत्वों की पादपों के लिए उपस्थिति दर्शाई है। समझ में आया? अब हम क्या देखते हैं कि 60 तत्व जो हैं, इन 60 में से 17 पोषक तत्व जो हैं वो क्या है, अनिवार्य पोषक तत्व हैं, जिनको आवश्यक पोषक तत्व कहा जाता है। बाकी जो शेष तत्व बचते हैं 60 में से, वो तत्व क्या अनावश्यक तत्व हैं, और ये अनावश्यक तत्व जो हैं वो पादपों के लिए विषाक्त भी होते हैं। तो समझ में आया आपको कि लगभग पृथ्वी के ऊपर 105 तत्व हैं, जिनमें से 60 पोषक तत्वों की पादपों के लिए उपस्थिति दर्शाई गई कि 60 पोषक तत्व जो पादपों के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं कि इन 60 में से भी 17 पोषक तत्व पादपों के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें अनिवार्य पोषक तत्व कहा जाता है। शेष अनावश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। अनावश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। अनावश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। अब ये अनावश्यक पोषक तत्व जो हैं कौन से, ये अनावश्यक है भाई। 17 में से 60 में से 17 माइनस करते हैं तो जो शेष बचते हैं वो क्या है, अनावश्यक है। तो ये अनावश्यक पोषक तत्व पादपों के लिए, अनावश्यक पोषक तत्व पादपों के लिए क्या होते हैं, विषाक्त होते हैं। अनावश्यक पोषक तत्व पादपों के लिए विषाक्त होते हैं। क्या होते हैं, विषाक्त होते हैं। समझ में आया? अब हमें क्या पता कि ये 17 पोषक तत्व जो पादपों के लिए अनिवार्य हैं, तो इन 17 पोषक तत्वों की अनिवार्यता का क्या हम निर्धारण करने के लिए कुछ तथ्य समझते हैं। कौन कौन से तथ्य हैं जिनको जानकर हम ये समझ सकते हैं कि ये 17 पोषक तत्व जो बताए गए हैं, जो 17 तत्व हैं वो क्या है, पादपों के लिए अनिवार्य हैं। तो पहला तो क्या है कि ऐसे तत्व जो पादपों के लिए क्या है, वृद्धि एवं जनन के लिए आवश्यक हों और जिनके बिना पादपों का जीवन चक्र पूर्ण होना असंभव है।
पूर्ण नहीं हो सकता। दूसरा क्या है कि ऐसे तत्व जिनकी क्या है विशिष्टता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विशिष्टता। विशिष्टता का क्या अर्थ है कि एक तत्व की कमी को वही तत्व पूरा कर सकता है, दूसरा तत्व उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। दूसरा तथ्य ये है। तीसरा जो है कि जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या करते हैं, सीधे प्रत्यक्ष रूप से पादप की उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तीसरा जो है, प्रत्येक तत्व में क्या एक विशिष्ट लक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विशिष्ट लक्षण होना चाहिए। तो ये कुछ तथ्य हैं जिनके आधार पर हम तत्वों क्या अनिवार्य तत्व मानते हैं। तो तत्वों की अनिवार्यता के निर्धारण के लिए कुछ तथ्य, तत्वों की अनिवार्यता के निर्धारण के कुछ तथ्य, निर्धारण के कुछ तथ्य। अब निर्धारण के कुछ तथ्य क्या क्या हैं? पहला तथ्य हम मानते हैं कि ऐसे तत्व जो पादप की वृद्धि एवं जननी के लिए आवश्यक होते हैं, क्या होते हैं? आवश्यक तो होते हैं, जिनके अभाव में पादप अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। ऐसे तत्व, पहला तथ्य है ऐसे तत्व जिनकी पादप वृद्धि एवं जनन के लिए आवश्यक हों, जिनके अभाव में पादप अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। दूसरा तथ्य हम मानते हैं कि पादप तत्वों की विशिष्टता होनी चाहिए। तत्वों की विशिष्टता होनी चाहिए। विशेषता जान गए ना आप कि एक तत्व जो है उसकी कमी को दूसरा तत्व पूरा नहीं कर सकता। तीसरा जो है तत्व पादप की उपापचयी क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। और तत्व में चौथा क्या मानते हैं तथ्य कि विशिष्ट लक्षण होना चाहिए। तत्व में क्या विशिष्ट है? तत्व में क्या होना चाहिए? विशिष्ट लक्षण होना चाहिए। तत्व में उसकी कमी के विशिष्ट लक्षण होने चाहिए।
इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पादप जो है उससे क्या है, इनकी आवश्यकता होती है, किसकी, तत्वों की। अब हम आगे क्या देखते हैं कि अनिवार्य पोषक तत्व जो है उनको उनकी उपस्थिति व मात्रा के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। तो ये जो अनिवार्य पोषक तत्व है उनकी मात्रा व उपस्थिति के आधार पर क्या, इन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है। तो अनिवार्य पोषक तत्वों को अनिवार्य पोषक तत्वों को उनकी मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। तो दो भाग कौन कौन से हैं, पहला है वृहत मात्रिक पोषक तत्व, वृहत पोषक तत्व, कौन से हैं, वृहत पोषक तत्व। अब ये वृहत पोषक तत्व है, इनको गुरु या प्रधान पोषक तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको गुरु या प्रधान पोषक तत्व भी कहा जाता है। तो कौन से तत्व होते हैं जिनको वृहत या पोषक तत्व कहते हैं, वे तत्व जिनकी मात्रा पौधे के, वे पोषक तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम हो, वे पोषक तत्व जिनकी पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम मात्रा उपस्थित हो, वे पोषक तत्व जिनकी पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम मात्रा उपस्थित हो, प्रधान पोषक तत्व, प्रधान या गुरु मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। ये संख्या में 9 होते हैं, ये संख्या में 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9 होते हैं। जैसे CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NPK, SMG और कैल्शियम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या हैं, प्रधान पोषक तत्व हैं। ठीक है। फिर दूसरे क्या है,
ये वृहत पोषक तत्व है, दूसरे क्या लघु पोषक तत्व है, लघु या गौण पोषक तत्व है। लघु या गौण पोषक तत्व है। वे पोषक तत्व है जिनकी पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम मात्रा हो, 1 मिलीग्राम से कम मात्रा हो, क्या कहलाते हैं, लघु या गौण पोषक तत्व है। वे पोषक तत्व, वे पोषक तत्व जिनकी पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम मात्रा उपस्थित हो लघु पोषक तत्व, लघु पोषक तत्व कहलाते हैं। लघु पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे आयरन है, बोरोन है, जैसे Fe, बोरोन, आयरन, बोरोन, Mn, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, Zn, जिंक, Mo, Cl, क्लोरीन व निकल और निकल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संख्या में कितने हैं, 8 होते हैं। तो ये संख्या में 8 हैं, ये संख्या में 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो समझ में आया आपको कि अनिवार्य पोषक तत्वों को उनकी मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, वृहत पोषक तत्व और दूसरे लघु पोषक तत्व। वृहत तो क्या है, संख्या में कितने होते हैं, 9 होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। फिर लघु पोषक तत्व कौन से होते हैं, जिनकी मात्रा जो है 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम हो। ये संख्या में कितने होते हैं, 8 होते हैं। जैसे आयरन है, बोरोन है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है और निकेल है। अब हम क्या देखते हैं कि आयरन, Fe व बोरोन दोनों क्या है, Fe और बोरोन दोनों मध्यवर्ती तत्व होते हैं, यानी दोनों के क्या है, मध्यवर्ती तत्व होते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जो ये हैं कौन से, NPK, इनको तो प्राथमिक पोषक तत्व कहा जाता है, जबकि SMgCa जो है इनको क्या है, द्वितीयक पोषक तत्व कहा जाता है। तो NPK
को प्राथमिक पोषक तत्व है, प्राथमिक पोषक तत्व है। और दूसरी ओर क्या देखते हैं, SMgCa को द्वितीयक पोषक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीयक पोषक तत्व है, द्वितीयक पोषक तत्व है। ये प्राथमिक है और ये द्वितीयक, इनको क्रांतिक तत्व भी कहते हैं। NPK को क्या कहा जाता है, क्रांतिक तत्व है। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो 17 तत्व हैं, इन तत्वों के अतिरिक्त उच्च श्रेणी, ये जो 17 तत्व हैं, इन तत्वों के अतिरिक्त भी कुछ उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं। क्या होते हैं, उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं जिनके लिए और कुछ तत्व आवश्यक होते हैं। वो है Na, Si, Co और कौन से हैं, Na, Si, Co और Fe। आगे हम क्या देखते हैं कि इन 17 तत्वों के अतिरिक्त 17 तत्वों के अतिरिक्त 17 तत्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व जैसे कुछ अन्य तत्व जैसे NaSi, NaSi, Se और कोबाल्ट, ये भी उच्च श्रेणी के पौधों के लिए, उच्च श्रेणी के पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो सोडियम, सिलिकॉन, सिल्यूरियम, कोबाल्ट, ये क्या होते हैं, 17 तत्वों के अतिरिक्त उच्च श्रेणी के पादपों के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, लाभदायक तत्व कहा जाता है। इन्हें लाभदायक तत्व कहा जाता है। समझ में आया? तो लाभदायक तत्व कौन कौन से हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अनिवार्य तत्व जो उनको कार्य के आधार पर वर्गीकरण, अनिवार्य तत्वों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण। अनिवार्य तत्वों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण। अब कार्य के आधार पर वर्गीकरण जो है उसमें पहला है संरचनात्मक तत्व। पहला क्या है, संरचनात्मक तत्व। पादप जो उसमें कुछ जैव रसायन होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, DNA व RNA, ये क्या होते हैं, कुछ जैव रसायन होते हैं। अब इनके निर्माण में जो तत्व काम में आते हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन।
इन तीनों तत्वों को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक तत्व। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, इनके निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का क्या होता है? उपयोग होता है। फिर दूसरा है ऊर्जा संबंधी तत्व। ऊर्जा संबंधित तत्व। अब ऊर्जा संबंधी तत्व कौन कौन से हैं? जैसे एटीपी है। क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, एटीपी। तो एटीपी जो है इसके निर्माण में क्या? फॉस्फोरस, जो फास्फोरस है वो उपयोगी है। फास्फोरस उपयोगी है। क्या है? फास्फोरस उपयोगी है एटीपी में। उसके बाद हम देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है उसके निर्माण में किसकी भूमिका होती है? मैग्नीशियम की। तो क्लोरोफिल में किसकी है? दूसरी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की। क्लोरोफिल जो है इसके निर्माण में किसकी है? मैग्नीशियम की, Mg की। तो ये तो हो गए कौन से? ऊर्जा संबंधित तत्व। क्लोरोफिल जो है उसी के कारण पत्ती जो है उसका रंग क्या होता है? हरा होता है। तो इसके निर्माण में कौन सा तत्व उपयोगी होता है? मैग्नीशियम। तीसरे जो हैं वो ऊर्जा एंजाइम सक्रियक। एंजाइम सक्रियक। अब एंजाइम सक्रियक यानी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो एंजाइमों को क्या करते हैं? सक्रिय करते हैं और उन्हें क्या है? निरोधक भी होते हैं। जैसे Mn, Mg, जैसे Mn, Mg, Zn, Mo। ये चार तत्व हैं जो एंजाइम को क्या है? सक्रिय भी करते हैं और उसके लिए क्या है? निरोधी भी होते हैं। उसके बाद में चौथा अनिवार्य तत्व जो है वो कार्य के आधार पर वर्गीकरण में क्या आता है कि पोटेशियम और क्लोरीन जो है वो कोशिका की प्रासरणिक कार्यों का संतुलन करते हैं। पोटेशियम और क्लोरीन कोशिका की प्रासरणिक कार्यों का संतुलन करते हैं। तो ये समझ में आया आपको कि अनिवार्य तत्वों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण। संरचनात्मक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दूसरा ऊर्जा संबंधी तत्व एटीपी जो उसमें क्या है? फॉस्फोरस है। और क्लोरोफिल जो उसमें क्या है? मैग्नीशियम है। एंजाइम सक्रियक में क्या है? मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, जिंक है, मोलिब्डेनम है। फिर पोटेशियम और क्लोरीन जो है कोशिका की प्रासरणिक कार्यों का क्या करते हैं? संतुलन करते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की क्लास में कल पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया?